गुड इवनिंग गाइस हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ ली थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। तो आज की हमारी क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये क्लास। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए गाइस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए नाम तो सुना ही होगा, अपॉर्चुनिटी, मौका। तो लेट्स देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को दो सेंस में पढ़ा जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को दो सेंस में पढ़ा जाता है। पहला टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दूसरा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आज आप पहले पढ़ते हैं टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। मतलब देखिए क्या सर समझ दिया? बिल्कुल ठीक भाई। देखिए इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। मतलब हमारे पास जब किसी काम को करने के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं, तो हमने जो ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करा उससे जो नेक्स्ट बेस्ट होता है उसे कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर अब भी समझ नहीं आया? चलो भाई तुम एग्जाम्पल से मानोगे। मान लेते हैं हमारे पास एक बंदा है जिसका नाम है जुबैर, ठीक है। अब जुबैर के पास क्या है, एक पीस ऑफ लैंड है, एक लैंड का टुकड़ा है, वो उसे रेंट पे देना चाहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसके सामने तीन ऑप्शन आए। उसका पहला दोस्त अब्दुल समद, उसने कहा भाई मैं दूंगा 10,000 पर मंथ। जुबैर ने कहा ठीक है। उसके बाद दूसरी कॉल आती है उसके दोस्त हम्माद की, उसने कहा भाई मैं दूंगा 12,000 पर मंथ, ठीक है। उसके पास तीसरी कॉल आती है मिस्टर अलमास की, वो कहते हैं मैं दूंगा 15,000 पर मंथ। तो गाइज ऑब्वियसली बात है जुबैर ये लैंड किसे देगा? मिस्टर अलमास को। 15,000 दे रहे हैं भाई वो, क्योंकि। लेकिन ये सोचिए इससे नेक्स्ट बेस्ट क्या है? इससे नेक्स्ट बेस्ट है द अमाउंट ऑफ मिस्टर हम्माद। तो गाइज कहने की बात क्या है? कहने की बात ये है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। मतलब हमारे एग्जाम्पल में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो होगी किससे नेक्स्ट? मिस्टर अलमास से नेक्स्ट मिस्टर हम्माद की जो 12,000 वाली कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर? तो आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो। एक एक्टर के सामने 3 मूवी के प्रपोजल आए, ऑब्वियसली बात है वो मूवी जिसमें सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे वो करेगा, ठीक है। तो उससे जो नेक्स्ट बेस्ट हो जाएगी मूवी वो क्या हो जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट है गाइस मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए वर्ड आप बहुत सुनेंगे इकोनॉमिक्स में, मार्जिनल। इसका मतलब होता है एडिशनल, क्या? वन मोर, एक एक्स्ट्रा। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, मान लो हमारे पास दो गुड्स हैं, गुड एक्स गुड वाई। अब हमें सबको पता है रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। ऐसा तो कर नहीं सकते हम गुड एक्स का भी प्रोडक्शन बढ़ा दें और गुड वाई का भी प्रोडक्शन बढ़ा दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं एक प्रोडक्ट का गेन करने के लिए, ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए जो हमने दूसरे प्रोडक्ट का सेक्रीफाइस करा। क्या? एक प्रोडक्ट का एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए जो हमने दूसरे प्रोडक्ट की यूनिट्स को कम कर दिया, उसे क्या कहा जाता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो एक एग्जांपल की मदद से समझो। मान लेते हैं हम गुड एक्स के बनाते हैं 0 यूनिट्स और गुड वाई के बनाते हैं 20 यूनिट्स। अब अगर मुझे एक्स के यूनिट्स बढ़ाने हैं तो वाई के क्या करने पड़ेंगे? कम। तो इसका मैंने 1 बढ़ाया, लेकिन एमओसी तो होता है जितना हमने इसका सेक्रीफाइस करा। तो 20 से कितना रह गया? 19। तो एमओसी हो जाएगा 1। फिर गाइज हमने x का एक और बढ़ाया, इस बार हमने कितना सेक्रीफाइस करा? 19 से 17 यानी कि 2। फिर ऐसे ही 17 से 14, फिर ऐसे ही। तो गाइज ध्यान से देखें, एमओसी का मतलब होता है एक कमोडिटी की एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए जो हमने दूसरे कमोडिटी की क्या की? सेक्रीफाइस, उसे कहा जाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमारा आज का सेकंड टॉपिक है गाइस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। तो ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, देखिए इसके नाम में ही इसका मतलब है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन करने की जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, क्या? प्रोडक्शन करने की जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, अगर उन्हें ही ग्राफिकली शो कर दिया जाए
तो एक कर्व बन के आता है जिसे कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट टायर। सर वंस मोर, प्रोडक्शन करने की जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, प्रोडक्शन करने की जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, अगर उन्हें ही ग्राफिकली शो कर दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट टायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which an economy can produce with available technology and full and efficient use of its given resources। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उन पॉसिबल कॉम्बिनेशन का दो गुड्स के जो एक इकोनॉमी बना सकती है, जो उनके पास टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से, एंड फुल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ इट्स गिवन रिसोर्सेज, और जो उनके पास रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरीके से लगाने हैं, पहली बात। और दूसरी बात, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने, एफिशिएंट तरीके से लगाने हैं। मतलब आसान भाषा में एक इकॉनमी के पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जब इकॉनमी उन सारों को इस्तेमाल करती है प्रोडक्शन करने के लिए, तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं अगर उन्हें ग्राफिकली शो कर दिया जाए तो एक कर्व बन के आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट टायर। ओके, अब गाइस सवाल ये है, इस कर्व के लिए ये हमने टू गुड्स से क्यों लिखा, कुछ अजीब सा लगा। ये टेक्नोलॉजी क्यों लिखा, ये भी अजीब लगा। और ये गिवन रिसोर्सेज लिखा, ये भी अजीब लगा। गाइस ये इसकी अजम्पशंस हैं। देखिए अजम्पशन का मतलब होता है मान कर चलना। मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते हुए वक्त हम कौन कौन सी बातें मानकर चलते हैं। सबसे पहली, ओनली टू गुड्स आर प्रोड्यूस। हम ये मानेंगे हमारी इकॉनमी के अंदर सिर्फ दो ही गुड्स बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर क्यों, हमारे यहाँ तो इतने सारे बनते हैं। गाइस इतने सारे गुड्स को ग्राफ पे शो नहीं किया जा सकता, तो हम ये मान के चलते हैं ओनली टू गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। सेकेंड, रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। दूसरी बात क्या है, रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। यस, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, वो फिक्स हैं, उनको चेंज नहीं करना। ओके। थर्ड, रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। के देखिए हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज थे, हमने कोई रिसोर्स नहीं बचाया, जितने थे सारे लगा दिए प्रोडक्शन करने में। और दूसरी बात, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं की, एफिशिएंटली लगाए हैं। फोर्थ, टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। के जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो भी फिक्स है, उसको भी चेंज नहीं करना। ओके। फिफ्थ और लास्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। बेसिकली हमारे पास जो सामान हम बना रहे हैं ना, मान लो हमारे पास कोई लेबर है, अब दो गुड्स बनाने हैं, वीट और टैंक, तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। मतलब अगर कोई लेबर है तो उतनी अच्छी, अगर वो वीट बनाता है तो उतनी अच्छी वो टैंक नहीं बनाता। दोनों में से वो एक ही सामान अच्छा बनाता है। ये भी एक अजम्पशन है जो हम मानकर चल रहे हैं। तो हमने 5 अजम्पशन पढ़ी। Only two goods are produced, resources are fixed, resources are fully and efficiently employed, technology is given and does not change, resources are not equally efficient in production of all goods। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है दो गुड्स का जो एक इकॉनमी बना सकती है, जो उनके पास रिसोर्सेज हैं उनको पूरी तरीके से और एफिशिएंटली लगाकर। अब है गाइज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल एंड कर्व। देखिए स्केड्यूल कहते हैं, पूरी इकोनॉमिक्स में जब भी आप ये वर्ड पढ़ेंगे, स्केड्यूल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का टेबुलर प्रेजेंटेशन। किसी भी चीज़ को टेबल की फॉर्म में अगर लिख दो उसे क्या बोलते हैं, स्केड्यूल। तो देखिए इधर ध्यान से, हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ ए बी सी डी ई एफ, हमारे पास दो गुड्स हैं, एक वीट और एक टैंक। हमने वीट कुछ नहीं बनाई, हमने टैंक बनाए 15। ओके, हमने एक बनाई वीट 14, 2, 12, 3, 9, 4, 5, 5, 0। ये हमारे पास बहुत सारे क्या हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। तो हमने क्या करा, इसको एक टेबल की फॉर्म में लिख दिया, तो ये क्या बन गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल। अच्छा गाइस, अब आपने 10th में सीखा ही होगा कर्व बनाना। तो एक्स एक्सिस पे लिया तो मैंने वीट और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया टैंक। तो अगर इसी स्केड्यूल को मैं यहाँ पर प्लॉट कर दूं, 0 पर 15, 1 पर 14, 2 पर 12, 3 पर 9, 2 पर 4 पर 5 और 5 पर 0, तो देखिए कर्व बन के आ गया जिसे कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये रहा स्केड्यूल और ये रहा कर्व।
चलिए हमारा आज का लास्ट टॉपिक है और गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंट टायर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, पीपीएफ इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। के देखिए जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। सर डाउनवर्ड स्लोपिंग, बेटे डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना। के ये जो पीपीएफ है ये एक नेगेटिवली स्लोप कर्व है, ये हमेशा ऊपर से नीचे आता है। रीजन गाइस ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए हम दो गुड्स बनाते हैं उनसे पीपीएफ बनता है, और अगर हमें एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे का कम करना पड़ेगा। अगर हमें एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे का कम ही करना पड़ेगा। इसीलिए मतलब इनवर्स रिलेशन है दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में। अगर एक का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो दूसरे का गिरेगा। दैट्स वाई इसीलिए हमारा जो पीपीएफ है वो हमेशा एक नेगेटिवली स्लोप, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। तो अगर एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे का कम ही करना पड़ेगा, और दो ही गुड्स हैं उन्हीं से पीपीएफ बनता है। दैट्स वाई हमारा पीपीएफ क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। सेकेंड गाइज और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीपीएफ इज कॉनकेव शेप। के देखिए ये पीपीएफ हमेशा कॉनकेव शेप क्यों होता है भाई? कॉनकेव शेप तो आपको पता होगा बहुत अच्छे से, कॉनकेव कॉन्वेक्स है ना, मिरर्स में पढ़ा है। तो कॉनकेव शेप कुछ ऐसी होती है। अब सवाल ये है ये पीपीएफ कॉनकेव क्यों होता है? तो गाइज जवाब है पीपीएफ इज कॉनकेव शेप बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या रीजन है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो एमओसी है वो क्या होता रहता है, इंक्रीज। अब आप सोच रहे होंगे सर चलिए अब ये इंक्रीज एमओसी तो पता नहीं क्या है, तो चलिए आपको क्या बता देते हैं इसका रीजंस। देखिए एमओसी अभी हमने पीछे पढ़ा कि एक गुड को बढ़ाने के लिए जो दूसरे का हमने सेक्रीफाइस करा वही कहलाता है एमओसी। तो पीपीएफ कॉनकेव शेप इसलिए होता है क्योंकि हमारा एमओसी क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। अगर मैं आपको ये समझा दूं कि एमओसी क्यों बढ़ता है तो समझ लीजिए आपको ये भी समझ में आ गया पीपीएफ कॉनकेव क्यों होता है। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, वाई एमओसी इंक्रीजेस। देखो एमओसी है कि एक गुड का बढ़ाने के लिए हमने दूसरे गुड्स का क्या किया, कम। ये बढ़ता क्यों जा रहा है? देखो हमने एक असम्पशन पढ़ी थी गाइस कि हमारे पास जो गुड्स हैं, जो रिसोर्सेज इन को बनाते हैं गुड्स को, वो दोनों गुड्स के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं है। हमारी लास्ट असम्पशन थी, अभी अभी हमने पढ़ी थी। तो मान लो अगर कोई लेबर है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई लेबर है वो दो गुड्स बनाती है, वीट और टैंक। वो वीट बनाने में ज़्यादा एफिशिएंट है और टैंक बनाने में कम एफिशिएंट है। ओके, अभी हमारी इकोनॉमी को वीट की नीड नहीं है, हमारी इकोनॉमी को अभी वीट की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज हमने क्या करा, उस लेबर को शिफ्ट कर दिया किस पे, टैंक पे। अब हम उससे क्या बनवा रहे हैं, टैंक। तो मेरा सवाल है आपसे, अगर वो जितने अच्छे से वीट बना रहा था क्योंकि उसमें एक्सपर्ट था, क्या उतने अच्छे से टैंक बना पाएगा? नहीं। तो क्या होगा गाइस, जैसे जैसे वो टैंक की यूनिट बनाएगा वो वेस्टेज ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, सामान बनने में पैसा यानी कि कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो एमओसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो गाइस एमओसी बढ़ता क्यों है? क्योंकि हमारी एक अजम्पशन होती है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो दोनों गुड्स के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं है, एक के लिए ज़्यादा हैं और दूसरे के लिए कम है। तो अगर हम उन रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र कर दें उन जगह पर जहाँ पर वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पर उतने एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, वो वेस्टेज ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और एमओसी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जब एमओसी बढ़ेगा इसी वजह से पीपीएफ क्या हो जाएगा, कॉनकेव शेप। तो हमने दो फीचर्स पढ़ लिए पीपीएफ के। सबसे पहला, पीपीएफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होती है दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में, एक का बढ़ाना है तो दूसरे का कम ही करना पड़ेगा। और सेकंड गाइस, पीपीएफ कॉनकेव शेप होता है क्योंकि एमओसी बढ़ता चला जाता है। और एमओसी इसलिए बढ़ता है क्योंकि गाइस हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं। ओके, सो गाइस इसी के साथ हमारा टॉपिक और हमारी एक क्लास यहीं ख़त्म हो जाती है। तो गाइज बस एक क्लास और हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और गाइज कमेंट भी करें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है।